गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्व की कक्षा में हमने भारत के राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं उनका मूल्यांकन करते हुए एक पक्ष आलोचना को पढ़ा या आलोचना पर चर्चा की और कहा कि इन उपबंधों के कारण भारत का राष्ट्रपति कभी भी निरंकुश अधिनायक हो सकता है। भारत के संघात्मक स्वरूप को इससे नुकसान पहुंचता है। राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्तता है उनको भी इससे धक्का लगता है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं इन उपबंधों के लागू होने पर। और साथ ही साथ जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, उसके भी राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भरपूर दुरुपयोग की संभावनाएं हैं वो भी स्पष्ट रूप से सामने हमने पढ़ी या देखी या उन पर चर्चा की। आज हम उन्हीं आलोचनाओं का जवाब आपातकालीन शक्तियों के औचित्य के रूप में देंगे बच्चों कि ये जो आलोचनाएं पूर्व में हमने की हैं ये सही हैं, कुछ सीमा तक सही हैं, परंतु पूरी तरह से ये आलोचनाएं सही हैं ऐसा नहीं है। इसको हम आपातकालीन शक्तियों के औचित्य के रूप में पढ़ते हुए बताएंगे या चर्चा करेंगे कि यदि इन शक्तियों को, इन उपबंधों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है बच्चों, तो ज़रूर हमारे संविधान निर्माताओं की कोई सोच रही होगी, कोई आधार रहा होगा कि वह हमारे राष्ट्रपति को, उनको भी पता था कि वह एक संवैधानिक प्रधान है, उसके बाद भी ये शक्तियाँ यदि सौंपी गई हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ठोस दृष्टिकोण रहा होगा, कोई ठोस आधार रहा होगा। तो आज हम इस कक्षा में चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनके औचित्य पर, जो इस प्रकार से हम निम्नांकित बिंदुओं में करेंगे बच्चों कि पहला तो यह है कि ये शक्तियाँ राष्ट्र की सुरक्षा हेतु केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु दी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि जब जब देश पर संकट आएगा या आता है तो केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग उसका सामना करना शायद इतना सफल नहीं हो पाता। ऐसे में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना आवश्यक था और इसी को ध्यान में रखते हुए इन उपबंधों को भारत के संविधान ने हमारे राष्ट्रपति को दिया है। फिर दूसरी बात यह है बच्चों कि ये उपबंध सामान्य परिस्थितियों के लिए थे ही नहीं, जैसा कि इनके आगे ही हम देख रहे हैं कि ये संकट काल या आपातकालीन प्रावधान है, यानी विशेष परिस्थितियों के लिए इनका प्रावधान था और उन विशेष परिस्थितियों में केंद्र को शक्तिशाली बनाना आवश्यक भी था, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि इसमें संदेह नहीं कि जनता के विशाल बहुमत की राय में संकट काल में नागरिकों की राजभक्ति केंद्र में होनी चाहिए, न कि उनके अवयवी एककों में, यानी न कि उनके उस राज्य के प्रति जिसके वे नागरिक हैं या जिसमें वे निवास करते हैं। साथ ही केंद्र की एक सामान्य उद्देश्य के लिए सारे देश के सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर सकता है। ऐसे में संकट काल में केंद्र को सर्वोपरि शक्तियाँ देने का यही एकमात्र औचित्य भी है। दूसरा कि इन शक्तियों के कारण भारतीय शासन व्यवस्था का जो संघात्मक स्वरूप है उसको आघात लगता है या उसको ठेस पहुंचती है, ऐसा भी नहीं है बच्चों, क्योंकि जैसे ही ये उपबंध समाप्त होते हैं पुनः हमारा संघात्मक स्वरूप उसी रूप में स्थापित हो जाता है। फिर यह कहना कि इन शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा या अधिनायक हो जाएगा, तो यह भी उचित नहीं है बच्चों, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है
और इस व्यवस्था में कोई भी राष्ट्रपति अधिनायक बनने की सोचना तो दूर, कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि वह राष्ट्र के जनमत का प्रतीक है, वह राष्ट्र का प्रथम नागरिक है। उसका पद उस गौरव और गरिमा को आप कह सकते हो प्रतिनिधित्व करता है जो समूचे देश की जनता उसको प्रदान करती है। और ऐसे में वह कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर आसीन है ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि इन शक्तियों के बहाने या इन उपबंधों के आधार पर अधिनायक बन जाए। फिर साथ ही जैसा कि टी कृष्णमाचारी ने कहा भी था बच्चों कि अगर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का दुरुपयोग करती हैं तो संसद उसे सबक दे सकती है। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी द्वारा जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी उसको देख सकते हैं बच्चों कि आने वाले चुनावों में उनको जनता ने कितना बुरी तरह से हराकर उस घोषणा का जवाब दिया था। एक आलोचना जो की है वह यह कि 356 का जो राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दुरुपयोग होता है, यह सही है बच्चों कि इस अनुच्छेद के तहत कई बार राजनीतिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए विरोधी दल की सरकारों को कुचलने के लिए केंद्र की सरकार ने अपनी मनमानी की है, परंतु केवल ऐसा ही हुआ हो, इस उपबंध का उपयोग केवल मात्र इसके लिए हुआ हो ऐसा नहीं है। वास्तव में संविधान निर्माताओं ने भी उनको भी शंका थी कि यह इसका दुरुपयोग हो सकता है, परंतु उन्होंने भी इसको एक आवश्यक बुराई के रूप में अपनाना आवश्यक समझा। जैसा कि टी कृष्णमाचारी ने ही संविधान सभा में कहा था कि संकटकालीन उपबंधों को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इन उपबंधों के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न अंततः असफल हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि उनको पता था कि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हो सकता है, परंतु फिर भी संवैधानिक गतिरोधों को ध्यान में रखते हुए, शासन व्यवस्था के सुसंचालन को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र और राज्य में कोई गतिरोध न हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन उपबंधों को भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार के रूप में या शक्ति के रूप में प्रदान किए। फिर एक बात यह भी है बच्चों कि कई बार इनका इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हुआ है, तो कई बार राज्यों में स्थायी सरकार के निर्माणों में भी इसने अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर आवश्यक इस अनुच्छेद या उपबंध की आलोचना करना नहीं है या इसको हटाने के बारे में बात करना नहीं है बच्चों, वरन इस अनुच्छेद के जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसको दुरुस्त करना आवश्यक लगता है। अगली आलोचना एक हमने यह की थी कि इससे आर्थिक संकट का सामना करने हेतु जो वित्तीय व्यवस्था है या वित्तीय स्वायत्तता है राज्यों की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों आप खुद समझ सकते हो कि जब देश में आर्थिक संकट हो और ऐसे में केंद्र और राज्य अपने अपने स्तर पर उस संकट का सामना कर रहे हैं, तो शायद ही वो उस संकट का सामना करने में सफल हो पाएंगे। आवश्यक होगा कि केंद्रीय शासन शक्तिशाली बनकर उचित वित्तीय प्रावधानों के द्वारा उस वित्तीय संकट से मुकाबला करे और तभी उस वित्तीय या आर्थिक संकट से हमको निकलने का मौका मिल सकता है, जबकि केंद्र शक्तिशाली रूप में उसका समाधान हेतु उपाय सुझाए। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जब 1930 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, तो अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रीय पुनर्लाभ अधिनियम पारित कर वहाँ के राष्ट्रपति को व्यापक वित्तीय अधिकार दिए थे
जिसके कारण ही अमेरिका उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने में सफल हो पाया था। इस प्रकार जो वित्तीय आपात 360 के तहत जो घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया बच्चों, उसके पीछे भी भारतीय संविधान निर्माताओं की यही सोच रही कि आर्थिक संकट से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए उचित प्रावधानों की व्यवस्था केंद्र द्वारा ही अधिक सक्षमता के साथ या अधिक सफलता के साथ की जा सकती है या कर सकता है केंद्र। एक और इसका औचित्य है इन प्रावधानों को रखने के पीछे बच्चों कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की जो सुरक्षा है उसमें सामंजस्य बिठाना भी आवश्यक था। यानी संकट काल के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जाता है, और यह कहकर ही आलोचना की गई कि इसमें नागरिकों की मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है, जो उचित नहीं है। परंतु बच्चों, हमें यहाँ समझना होगा कि जब राज्य की सुरक्षा या देश की सुरक्षा का सवाल हो तो उसमें नागरिकों के अधिकारों की अहमियत उतनी नहीं है जितनी कि देश की या राज्य की सुरक्षा की है। ऐसे में नागरिकों के अधिकारों का स्थगन करते हुए संविधान निर्माताओं ने राज्य की सुरक्षा और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के बीच तथा राज्य की व्यवस्था के बीच एक उचित समन्वय बनाने की कोशिश की है। व्यवहार में हमने देखा भी है कि मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया गया। केवल 1975 को छोड़ दिया जाए तो बच्चों, मौलिक अधिकारों के स्थगन का जो दुरुपयोग है वह कभी भी नहीं किया गया। इन बाकी आपातकालों में 62 और 71 में मौलिक अधिकारों को स्थगित तो किया गया था, परंतु केवल 14, 19, 20, 21 और 22 को ही निलंबित किया गया था। हाँ, 75 के द्वारा उनको निलंबित करना और साथ ही न्यायालय की शरण न लेने का जो अधिकार था, जो न्यायालय की शरण लेने का अधिकार था, उसको भी निलंबित कर दिया गया था। यह अवश्य ही इसका दुरुपयोग था। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि ये उपबंध भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुल मिलाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा के बीच एक समन्वय सामंजस्य बिठाने हेतु ही इन उपबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान ने किया था। साथ ही यहाँ पर उपरोक्त औचित्यपूर्ण तर्कों के बाद मैं निष्कर्ष रूप में अमर नंदी के शब्दों में यह कहना चाहूँगी बच्चों, जैसा कि अमर नंदी ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय संकटों का सामना करने के लिए केंद्रीय कार्यपालिका को प्रदान की गई शक्तियाँ एक भरी हुई बंदूक की भांति हैं, जिसका उपयोग नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है और उन्हें समाप्त करने के लिए भी। अतः इस बंदूक का प्रयोग अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, इस कक्षा में हमने देखा कि जो भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ घोषणा का अधिकार दिया गया है, उनकी केवल आलोचना ही हम नहीं कर सकते, वरन इनके पीछे क्या औचित्य रहा होगा उनके रखने के पीछे, उन पर हमने चर्चा की कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न संकट को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए ही इन उपबंधों के द्वारा केंद्रीय कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाने के प्रावधान रखे हैं। और यही कारण है कि व्यवहार में 1975 को छोड़ दें हम तो जो भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी वो वास्तव में आवश्यक भी थी और
इसी प्रावधान के तहत ही हम उस संकट की घड़ी से निकलने में सफल भी हुए थे। अब अगली क्लास में बच्चों हम राष्ट्रपति की जो स्थिति है, यानी भारतीय राजनीति में भारत के राष्ट्रपति की क्या भूमिका, क्या पोजीशन है, उस पर चर्चा करते हुए करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।